गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे बच्चों, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे आप 10th क्लास के स्टूडेंट है, 11th क्लास के स्टूडेंट है, 12th क्लास के स्टूडेंट है या 9th क्लास के स्टूडेंट्स है। बच्चे यदि आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं, आपके पास कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट है, तो आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे कंप्यूटर में किस तरीके से जनरेशन आई, फर्स्ट जनरेशन में क्या टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, किस तरीके से हम सेकेंड जनरेशन में मूव किए, क्या हमने फर्स्ट जनरेशन की प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया सेकेंड जनरेशन में, एज ऑन थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। जैसे जैसे हम जनरेशन में आगे बढ़ते चले गए तो क्या क्या हमारे कंप्यूटर में इम्प्रूवमेंट्स हुई, ये सारी चीज़ें आपको बातें पता होनी चाहिए। बच्चे जून का मंथ चल रहा है, जून के महीने में आपका हॉलीडे रहता है, तो ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपका एक जून का हॉलीडे होमवर्क रहेगा। इसके अलावा मैं 2-3 वीडियो और डालूंगा जो आपके जून के हॉलीडे होमवर्क में इंक्लूड होगी, जिनको आपको करना है। और इस जून के मंथ में हमने जो अब तक मई के मंथ से पहले जितने भी वीडियोस बनाई हैं, जितने भी वीडियोस देखी हैं, जो अब तक हमने काम किया है, उन सारी वीडियोस को हम एक एक करके रिवाइज करेंगे और उन पे कुछ हम क्वेश्चंस को वर्कआउट करेंगे, प्रैक्टिस आउट करेंगे उन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस आउट करने से हमारे वो टॉपिक और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बच्चों जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास 5 जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन हमारे पास एंड फिफ्थ जनरेशन। 5 जनरेशन हमारे पास कंप्यूटर की आ रही हैं और एक एक जनरेशन के बारे में अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है बच्चे, ये 1940 से स्टार्ट हुआ था, 1956 तक गया था। इस दौरान हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बनाया था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो हम डिवाइस यूज़ करते थे वो वैक्यूम ट्यूब होता था। वैक्यूम ट्यूब में दिखाता हूँ आपको किस तरीके होता था। ये हमारा वैक्यूम ट्यूब है, IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया वैक्यूम ट्यूब। ये वैक्यूम ट्यूब देखिए IBM कंपनी का है। वैक्यूम ट्यूब साइज़ में बहुत बड़े होते थे और वैक्यूम ट्यूब का क्या था, जो हमारा कंप्यूटर बनता था वैक्यूम ट्यूब की मदद से, वो साइज़ में बहुत बड़ा बनता था, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब खुद में बहुत बड़े थे और उन्हें इस कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता था। स्टोरेज डिवाइस के लिए हम मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ करते थे बच्चों। ऑपरेटिंग सिस्टम हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता था कि स्टार्टिंग में जब हम कंप्यूटर को यूज़ करते थे तब हम इंस्ट्रक्शंस को पंच कार्ड पर डालकर एक बैच में कंप्यूटर को प्रोवाइड करते थे। कंप्यूटर 1 बाय 1 उन इंस्ट्रक्शंस को उठाता था। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास मान लो 5 इंस्ट्रक्शंस है, तो पांचों इंस्ट्रक्शन का बैच बनाया हमने एक, उन पांचों इंस्ट्रक्शन को पंच कार्ड पे रखा और मशीन को प्रोवाइड कर दिया। मशीन पंच कार्ड में से 1 बाय 1 उन इंस्ट्रक्शंस को उठा लेगी। यदि हमारे पास 10 इंस्ट्रक्शंस हैं तो 5-5 इंस्ट्रक्शंस के हमने 2 बैच बना लिए, इसीलिए इसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। जो लैंग्वेज यूज़ होती थी वो मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी। मशीन लैंग्वेज बच्चों आप जानते हैं, मशीन द्वारा समझे जाने वाली भाषा। तो कंप्यूटर एक मशीन है और कंप्यूटर द्वारा समझे जाने वाली भाषा कौन सी थी, 0-1-1-0 की भाषा, यानी बाइनरी लैंग्वेज। तो उस समय जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर बनते थे उन पे काम करने के लिए हमें कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता था, मशीन लैंग्वेज। हमें जो इंस्ट्रक्शंस होती थी वो 0-1-1-0 के फॉर्मेट में प्रोवाइड करनी होती थी। एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, फास्टर कंप्यूटिंग डिवाइस। बच्चे जो उस समय पर फर्स्ट जनरेशन में जो हमारे सिनेरियो था, उस समय जो ये कंप्यूटर बनाया गया था, ये उस समय के हिसाब से बहुत ही फास्टर कंप्यूटिंग डिवाइस था। ये बहुत जल्दी क्या कर लेता था, कंप्यूट कर लेता था, किसी भी चीज़ को कैलकुलेट कर लेगा या कोई भी आप इनपुट दोगे तो उसका आउटपुट आपको प्रोवाइड कर देगा। यानी इसका जो कंप्यूटिंग की स्पीड थी वो उस ज़माने में बहुत तेज़ हुआ करती थी, इसीलिए उसे फास्टर कंप्यूटिंग डिवाइस कहा जाता है, फर्स्ट जनरेशन की डिवाइस को। उसके बाद जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। मैंने अभी आपको बताया कि जो ये कंप्यूटर होते थे ये वैक्यूम ट्यूब से बने होते थे। वैक्यूम ट्यूब बहुत जल्दी गर्म हो जाते थे, बहुत ज़्यादा हीट को जनरेट करते थे, और बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट वहाँ पर जनरेट होती थी, बहुत ज़्यादा हीट वहाँ पर कमरे में जनरेट हो जाती थी बिकॉज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। अब थर्ड पॉइंट आता है नॉन पोर्टेबल। जो हमारे ये कंप्यूटर होते थे फर्स्ट जनरेशन के, ये पोर्टेबल नहीं होते थे। पोर्टेबल कौन से होते हैं, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना ले जाया जा सके, वो नॉन पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल वो होते हैं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, और नॉन पोर्टेबल कौन से हो गए, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ना ले जाया जा सके, नॉन पोर्टेबल। तो इन ये बहुत बड़े साइज में होते थे, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह पर इनको ले जाना बहुत ही मुश्किल था। आइए मैं दिखाता हूँ आपको फर्स्ट जनरेशन का एक कंप्यूटर। ENIAC है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। देखिए फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमारे पास जो था वो कौन सा था, ENIAC। बच्चों याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ENIAC फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, वो हमारे पास ENIAC था। ये देखिए कितना बड़ा कंप्यूटर है, पूरे रूम में कंप्यूटर आ गया, साइज में बड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करेगा क्योंकि बड़ा है, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, स्पेस ज़्यादा ले रहा है, तो मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा, रख रखाव भी बहुत ज़्यादा होगा इसका, और इतना बड़ा है तो कॉस्टली भी होगा, बहुत सारा पैसा इसमें लगा होगा। हर आम इंसान के बस की बात नहीं है कि वो इसको परचेज कर सकता था उस समय पर। तो ये था हमारा
फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। आइए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर देखते हैं बच्चे। जैसे ही फर्स्ट जनरेशन ख़त्म हुई 1956 से लेकर 1963 तक, 1963 तक हमारी सेकंड जनरेशन चली। यहाँ पर जो हमने डिवाइस यूज़ किया, अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर्स यूज़ कर रहे हैं वैक्यूम ट्यूब की जगह पर। पहले हम स्टोरेज डिवाइस क्या यूज़ करते थे, मैग्नेटिक ड्रम, अब हम यूज़ कर रहे हैं मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा हमने अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया। ऑपरेटिंग सिस्टम हम यहाँ टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं बच्चे। टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम वाले वीडियो में, बट फिर भी मैं आपको बेसिक बताया था। टाइम शेयरिंग में हम क्या कर रहे थे कि जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस थी उनको हमने एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया मशीन पे एग्जीक्यूट होने के लिए। यानी जैसे 5 इंस्ट्रक्शन है तो पाँचों इंस्ट्रक्शन को बोल दिया कि हर एक इंस्ट्रक्शन 3 मिनट तक मशीन पर एग्जीक्यूट करेगी, फिर दोबारा लाइन में आके लग जाएगी पीछे। तो इस तरीके से हम सारी इंस्ट्रक्शंस को 3 मिनट कम मशीन पर एग्जीक्यूट करवा रहे थे। यानी हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए हमने एक समय सीमा तय कर दी थी कि वो कितनी सीमा तक, कितने समय तक एक मशीन पर एग्जीक्यूट करेगा। लैंग्वेज अब हमने पहले यूज़ कर रहे थे मशीन लैंग्वेज, अब हम यूज़ कर रहे हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो मशीन लैंग्वेज से थोड़ी सी समझने में आसान थी, ह्यूमन के द्वारा आसानी से समझे जाने वाली भाषा थी ये असेंबली लैंग्वेज, इसको हम यूज़ करते थे। ये देखिए ट्रांजिस्टर साइज़ में थोड़े से छोटे होते थे, वैक्यूम ट्यूब से कम गर्म होते थे, हीट भी कम जनरेट करते थे। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है हमारी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की, वो क्या है, मोर रिलायबल। मोर रिलायबल का मतलब है फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर जो हमें आउटपुट देता था उसमें गलती होने के चांसेस थे। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के द्वारा जो हमें आउटपुट मिला उस पर हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, यानी जो कंप्यूटर और ज़्यादा रिलायबल यानी कि भरोसेमंद हो गए। जनरेट लेस अमाउंट ऑफ हीट, जो हमारे ट्रांजिस्टर के द्वारा बनाए गए सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें से हीट जो थी वो बहुत ही लेस अमाउंट, बहुत ही कम जनरेट होती थी पहले वाले की तुलना में। यानी जो फर्स्ट जनरेशन में जितनी हीट निकलती थी उसकी तुलना में कम हीट यहाँ पर सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर द्वारा जनरेट की जाती थी। हार्डली पोर्टेबल, हार्डली पोर्टेबल मैंने इसलिए बोला क्योंकि पोर्टेबल हो सकता है ये, बट बहुत मुशक्कत करनी पड़ेगी इसको पोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल का इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर फिर भी हम इसे पोर्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। यूनिएक पहला जो हम बनाया सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर था, देखिए यूनिएक, ये बनाया था यूएस सेंसस ब्यूरो ने। बच्चे अगर आप इसको देख पाएँ तो ये कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में पोर्टेबल तो है। अगर 2 लोग यहाँ से उठाएंगे, 2 लोग यहाँ से उठाएंगे और एक आदमी पीछे आगे पीछे लग जाएगा तो इसको आसानी से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, बट उसके लिए हमें बड़े एक मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने इसे हार्डली पोर्टेबल बोला है। उसके बाद जैसे ही यूनिएक बन के तैयार हुआ था तुरंत IBM कंपनी ने अपना IBM 650 लॉन्च कर दिया। ये कंप्यूटर था नेक्स्ट, ये मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल करता था मेमोरी के लिए, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होता था। ये इसका पावर सप्लाई और ये पंच कार्ड, ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन के बेसिस पर इसने ये लॉन्च कर दिया। मैग्नेटिक ड्रम हम फर्स्ट जनरेशन में यूज़ करते थे। पावर सप्लाई देखिए कितनी बड़ी पावर सप्लाई है इसकी। और पंच कार्ड, कार्ड रीडर मैंने आपको बताया था वहाँ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था, तो उसमें पंच कार्ड पर हम बहुत सारे बैचेस पे इंस्ट्रक्शंस को रखते थे, 2 4 4 5 का बैच बनाकर और मशीन को इंसर्ट कर देते थे। मशीन यहाँ से, ये जो मशीन है एक एक करके पंच कार्ड में से इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करती रहती थी इंस्ट्रक्शंस को और उनको एग्जीक्यूट करती रहती थी। थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर है बच्चों, ये स्टार्ट हुआ था 1964 से लेकर 1971, 1964 से लेकर 1971। अब जो डिवाइस हमारा बन गया वो हो गया आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। मैं दिखाता हूँ, देखिए ये है हमारी आईसी साइज़ में बहुत स्मॉल थी, बहुत कम हीट जनरेट करती थी और टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत ही फास्ट और बहुत ही तेज़ हुआ करती थी। स्टोरेज डिवाइस थे हमारे पास मैग्नेटिक कोर, हम प्राइमरी स्टोरेज के लिए यूज़ करते थे यानी कि रैम के लिए, और हम मैग्नेटिक टेप यूज़ करते थे सेकेंडरी स्टोरेज के लिए, सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि परमानेंट स्टोरेज के लिए। मैग्नेटिक टेप क्या होता था बच्चों, अगर आप समझेंगे तो आपके घर में पहले पुराने टेप रिकॉर्डर्स हुआ करते थे, उनमें कैसेट होती थी, उनमें एक ब्लैक कलर की पट्टी लगी होती थी टेप, तो वो जो टेप होती थी आपके जो कैसेट में जो ब्लैक कलर की टेप लगी हुई थी वही मैग्नेटिक टेप है, उसी पर हम परमानेंटली स्टोर कर लेते थे डेटा को। जैसे कि आप अपने गाने स्टोर कर लेते थे अपने मैग्नेटिक टेप के ऊपर या अपनी कैसेट के ऊपर और जब मन चाहे उनको सुन लेते थे, तो वैसे ही मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल करते थे हम सेकेंडरी स्टोरेज यानी परमानेंट स्टोरेज के लिए, और मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल करते थे प्राइमरी स्टोरेज यानी कि टेम्परेरी स्टोरेज के लिए, जैसे कि रैम के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में हम डीपली इन दोनों को पढ़ लेंगे। लैंग्वेजेस जो यूज़ होती थी वो हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास आ गई है, फोर्टन एंड कॉबल। फोर्टन एंड कॉबल हाई लेवल लैंग्वेजेस हम यहाँ यूज़ करने लग गए हैं। थर्ड जनरेशन में थोड़ा सा कंप्यूटर में और एडवांसमेंट आ गया है, स्टोरेज का डिवाइस इंप्रूव हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम इंप्रूव हो गया, डिवाइस इंप्रूव हो गया, लैंग्वेज भी इंप्रूव हो गई है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जो ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे, ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर से ज़्यादा क्या हो गए,
भरोसेमंद हो गए, रिलायबल हो गए। यहाँ रिलायबिलिटी थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ गई है। यूज़ ऑफ हाई टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड, अब हम क्या कर रहे हैं, फोर्टन और कोबल जैसी हाई लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, तो हम टेक्नोलॉजी से क्या हो गए, परिचित हो गए, और हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लग गए अपने काम को आसान बनाने के लिए। कंज्यूम लेस पावर, जैसे कि बताया था, जो ये आईसीज होती है बहुत कम हीट जनरेट करती है, तो बहुत कम पावर भी कंज्यूम करती है। नाउ दीज पीसीज वर पोर्टेबल, जो ये पीसी थे उस समय के थर्ड जनरेशन के, ये क्या थे, पोर्टेबल थे, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर उठा के ले जाया जा सकता था आसानी से। मैं दिखाता हूँ आपको थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो कुछ ये देखिए, इस तरीके का कंप्यूटर है हमारा थर्ड जनरेशन का। ये जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आप देख पा रहे हो, इसे एक आदमी या दो आदमी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर उठा के ले जा सकता है। तो ये हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर होंगे बच्चों। ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हमें याद दिलाते हैं कोई मिल गया, जो मूवी थी हमारी, उसमें जब जादू को बुलाने के लिए जो हमने कंप्यूटर यूज़ किया था, लगभग कुछ इसी तरीके का कंप्यूटर था जिससे सिग्नल्स और इंस्ट्रक्शंस भेजे गए थे। तो ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है, आप देखिए। उसके बाद आता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। 1971 से लेकर अब तक जितने भी जो कंप्यूटर बन रहे हैं हमारे, वो प्रेजेंट में जो कंप्यूटर चल रहे हैं वो हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर या फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स भी आज भी मार्केट में है जिन्हें हम यूज़ करते हैं। डिवाइस इसमें यूज़ करते हैं बच्चों हम VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें क्या हुआ, हमने थाउजेंड्स ऑफ आईसीज को, जो हम इससे पहले आईसी, एक सिंगल आईसी, 2 आईसी, 3 आईसी यूज़ करते थे, उसकी जगह पर हमने क्या किया, एक सिंगल चिप बना दी। ये सिंगल देखिए VLSI चिप है, ये सिंगल चिप है। इस चिप के अंदर बहुत सारे आईसीज को हमने इकट्ठा कर दिया, थाउजेंड्स ऑफ आईसीज को इकट्ठा करके एक सिंगल चिप बना दी हमने। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना। और कैसे इकट्ठा करना है, वेरी लार्ज स्केल, बहुत बड़े स्केल पर हमने इकट्ठा किया। किसको, आईसीज को। जो हमारी आईसीज थी उनको हज़ारों की तादाद में आईसीज को हमने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके एक छोटी सी चिप बना दी, जिसको नाम दे दिया VLSI। अब स्टोरेज डिवाइस थोड़ा और इम्प्रूव हो गया और हम क्या यूज़ करने लगे, सेमीकंडक्टर मेमोरीज यूज़ करने लग गए। आज भी जो हम हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं उसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ही लगे होते हैं बच्चों। ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होने लग गया। आप इनको याद कर लीजिए, डीपली हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम वाली वीडियो में। लैंग्वेज हम फोर्टन की हायर लैंग्वेज यूज़ करने लगे, कॉबल, पास्कल और जावा जैसी लैंग्वेज को हम इस्तेमाल करने लग गए फोर्थ जनरेशन में। कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये थर्ड जनरेशन से और ज़्यादा रिलायबल, विश्वसनीय हो गए। बेटर कम्युनिकेशन बढ़ गया, आपस में दो पीसीज के बीच में कम्युनिकेट करना और आसान हो गया क्योंकि VLSI जैसी टेक्नोलॉजी आ गई है, सेमीकंडक्टर हमारे पास मेमोरी के रूप में आ गए हैं। कंज्यूम लेस पावर, ये और भी कम पावर कंज्यूम करने लग गए हैं क्योंकि ये साइज़ में छोटे होने बन गए थे। साइज़ छोटा होने के कारण जगह कम लेते थे, हीट कम प्रोड्यूस करते थे और पावर भी कम लेते थे। और यही डिवाइस मोर पोर्टेबल हो गए, इनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। थर्ड जनरेशन से भी ज़्यादा पोर्टेबल ये डिवाइस थे हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर। आइए देखते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। ये हमारा कंप्यूटर है जो हम नॉर्मली पीसी यूज़ करते हैं, वो एक फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है जिसे आप आसानी से अपने घर में एक जगह से दूसरी जगह पर अकेले ही उठा के ले जा सकते हैं बच्चों। ये आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आता है बच्चे आज से लेकर, आज जो प्रेजेंट चल रहा है उससे लेकर बियॉन्ड, यानी जब तक हमारी आगे लाइफ चलती रहेगी तब तक जो इम्प्रूवमेंट होती रहेंगी टेक्नोलॉजी में वो फिफ्थ जनरेशन में आएंगी। फिफ्थ जनरेशन में बच्चे हम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इससे पहले हम वेरी लार्ज कर रहे थे, अब अल्ट्रा लार्ज, वेरी लार्ज से भी बड़ा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और हम ऐसी चिप्स को बना रहे हैं जिसमें इससे पहले हम थाउजेंड ऑफ आईसीज को मिलाकर VLSI बना रहे थे, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि 1000 से भी ज़्यादा आईसीज को मिलाकर हम एक छोटा सा चिप बना ले, जो हमने बना ली अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग डिवाइसेस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं ULSI। स्टोरेज में अभी भी हम फिफ्थ जनरेशन में भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या मेमोरीज को यूज़ कर रहे हैं बच्चों। ऑपरेटिंग सिस्टम अभी भी टाइम शेयरिंग और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही चल रहा है। अब आते हैं लैंग्वेज की बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी लैंग्वेज हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज बच्चों? हम कोशिश कर रहे हैं कि मशीन इंसान की तरह सोच सके, जिस तरीके से इंसान सोच सकता है, डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी है, हम आसानी से निर्णय लेने की हमारे पे जो क्षमता है, इस तरीके की क्षमता हम चाहते हैं मशीन में भी आ जाए, या मशीन की खुद की सोचने समझने की शक्ति आ जाए, खुद की कार्य करने की शक्ति आ जाए, एनालाइजिंग कैपेबिलिटीज़ आ जाए। तो ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर में डालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि एक मशीन में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप कहीं पर मॉल में जाते हैं तो आपके नज़दीक पहुंचते ही गेट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, सेंसर्स लगे हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बच्चों। आप कहीं रिस्पॉन्ड करते हैं, आपके पास जो ATM मशीन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रही है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिस्पॉन्ड कर रही है कि आप वहाँ पर जाते हैं तो वो मशीन खुद ब खुद आपके रिस्पॉन्स को चेक करती है कि किस तरीके से आपने इनपुट दिया है और आपके इनपुट के तहत वो आपको आउटपुट प्रोवाइड करती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम मशीन को
यह कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो इंसान द्वारा सोच समझ सके, खुद डिसीजन लेने की क्षमता रख सके। कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, ये मोर रिलायबल है देन फोर्थ जनरेशन आएगा, थर्ड जनरेशन लिखा हुआ है, फोर्थ जनरेशन से भी ज़्यादा जो है उनसे भी और ज़्यादा रिलायबल है, बेटर कम्युनिकेशन हो गया, कंज्यूम लेस पावर कंज्यूम कर रहे हैं, ये भी बहुत पोर्टेबल हैं। जो फिफ्थ जनरेशन के डिवाइसेस हैं इनको हम अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन में बना रहे हैं, ये बन रहे हैं हमारे पास, हम रोबोट्स पे इनका इस्तेमाल कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ताकि रोबोट्स इंसान द्वारा दी जाने वाली इंस्ट्रक्शंस को आसानी से समझ सके और उन पर एग्जीक्यूट कर सके बच्चों। उसके बाद आते हैं सम इम्पॉर्टेंट नॉलेज इन कंप्यूटर, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, कुछ ऐसे फैक्ट जो आपको पता होने चाहिए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट होने के नाते। देखते हैं हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो आंसर है हमारे पास बच्चों चार्ल्स बेबेज। दूसरा है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर जो आज के समय में हम मॉडर्न कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो हम टेक्नोलॉजी आज के समय पे यूज़ कर रहे हैं, उसको बनाने में किसका योगदान रहा कंप्यूटर में, वो था एलन ट्यूरिंग, वो हमारे पास थे एलन ट्यूरिंग। उसके बाद देखते हैं हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एडवेक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बच्चे इससे पहले हमने देखा था एनवेक था फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, बट फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमारे पास क्या है, एडवेक। आइए तीनों देखते हैं, ये हमारे पास चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाए तो एलन ट्यूरिंग बताएंगे आप कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन थे, एलन ट्यूरिंग थे। और उसके बाद पूछा जाए फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो हमारे पास एडवेक हुआ करता था फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, बहुत बड़ा कंप्यूटर, देखो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, बट दिस वाज नॉट द सक्सेसफुल, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई थी, एरर आ गई थी, इसीलिए हम एनवेक को लेके आए, जो हम आगे पढ़ेंगे बच्चों। तो हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, हमें याद होना चाहिए, हमेशा कोई भी पूछ सकता है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर अगर पूछा जाए तो एलन ट्यूरिंग की बात करेंगे, ये हमारे मिस्टर एलन ट्यूरिंग है और ये चार्ल्स बेबेज हैं। एलन ट्यूरिंग और चार्ल्स बेबेज दोनों की फोटो देखी हमने। उसके बाद है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, वो है एडवेक, ये हमारा एडवेक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। उसके बाद आते हैं फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मैंने आपको दिखाया था एनिएक हमारा फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन से होते हैं, वो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जो फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं। तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉज क्रे 1 इन 1976, पहला जो सुपर कंप्यूटर बना था वो क्रे 1 1976 में बना था। ये देखिए ये हमारा एनिएक है फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये हम पीछे देख चुके हैं, बहुत बड़े साइज़ में है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है, ये बहुत बड़े साइज़ में बहुत ज़्यादा हीट भी जनरेट करता है और बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। और जो फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। ये देखिए सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर में बच्चों क्या होता है, ये देखिए प्रोसेसर्स लगे होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसर्स पैरेलली काम कर रहे होते हैं सुपर कंप्यूटर में। पैरेलली का मतलब एक साथ बहुत सारे प्रोसेसर्स काम कर रहे होते हैं किसी भी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो जब बड़ी टास्क होती है, बहुत बड़ा काम होता है, उस काम को करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसर्स पैरेलली एक साथ काम कर रहे होते हैं ताकि उस बड़े टास्क को आसानी से और बिना किसी गलती के पूरा किया जा सके। सुपर कंप्यूटर्स को हम वहीं यूज़ करते हैं जहां जिस टास्क को कंप्लीट करने में हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके की कोई गलती ना हो, यानी कि गलती होने की संभावना वहां है जहां हो ही ना हो। जिस तरीके से रॉकेट का लॉन्च करना है तो हमें बहुत सावधानी से रॉकेट का लॉन्च करना है कि गलती होने की कोई संभावना नहीं है। कोई मिसाइल लॉन्च करनी है तो मिसाइल के जो कोऑर्डिनेट्स है वो गड़बड़ नहीं होने चाहिए, अदरवाइज कहीं की कहीं चली जाएगी मिसाइल। तो उन जगह पर हम किसको यूज़ करते हैं, सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं जहाँ गलती होने के चांसेस ना के बराबर हैं हमारे पास। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो क्रे 1 बनाया था, देखिए ये वो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्रे 1। क्रे 1 जो है ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। इसमें देखिए यहाँ पर एक प्रोसेसर यहाँ लगा हुआ है, यहाँ बहुत सारे प्रोसेसर्स लगे हुए हैं जो पैरेलली वर्कआउट कर रहे हैं इनमें, और इसको इस राउंड शेप में बनाया गया था। ये बहुत सारे प्रोसेसर्स हैं जो एक साथ मल्टीपल पैरेलली काम करते हैं। अब आता है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, जो पहली बार सुपर कंप्यूटर इंडिया में डेवलप किया गया था वो कौन सा था, परम। देखो ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर 1976 में बन गया था, बट ये इंडिया में नहीं बना था। जो इंडिया में पहला सुपर कंप्यूटर बना था वो कब बना था, 1990 में, और वो कौन सा था, परम सुपर कंप्यूटर था। कहाँ बनाया गया था, सीडेक पुणे में बनाया गया था। सीडेक क्या है बेटा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, और किस जगह पर है ये, पुणे में है। तो सीडेक पुणे ने पहली बार जो सुपर कंप्यूटर बनाया था इंडिया के लिए वो था परम, ये हमारा परम सुपर कंप्यूटर है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखो बेटा यहाँ लिखा हुआ है परम, ये परम 8000 सीरीज़ है, इसको युवा 2 कहा गया है, परम युवा 2 8000 सीरीज़ का कंप्यूटर है ये परम कंप्यूटर। और अगर एज ऑफ नाउ अब की बात किया जाए तो नवंबर 2018 की बात की जाए तो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो सुमिट इन यूनाइटेड स्टेट,
ये वो हमारा सुपर कंप्यूटर है सुमिट, देखो यहाँ लिखा हुआ है सुमिट, ये IBM द्वारा बनाया गया कंप्यूटर। ये फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है एज ऑन डेट का। अगर नवंबर 2018 के रिकॉर्ड की बात की जाए तो अब तक का जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो सुमिट है आपके पास। बच्चों ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी जो आपको पता होनी चाहिए, छोटे छोटे फैक्ट्स जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप इस वीडियो को देखिएगा और इन इन्फॉर्मेशंस को अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा। इसके बाद एक वीडियो और डालूंगा मैं हॉलीडेज़ की, उन दोनों वीडियो को कंबाइन कर हम एक क्विज़ कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें हम इन सब के बेसिस जो भी क्विज़ होंगे उसको डिस्कस करेंगे बच्चों। और अगर समय मिला तो मैं अलग अलग भी करूँगा, कर सकता हूँ कि अलग अलग भी क्विज़ कॉन्टेस्ट करवाई जा सकती है। तो आप पहले इसको लिख कर तुरंत याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक का वेट कीजिएगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों, स्टे सेफ, स्टे होम बच्चों।